हम लोगों ने कल संविधान का भाग 2 देखा था, जिसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक की बातें हुई थी। अनुच्छेद 11 में यह कहा गया कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने को संसद स्वतंत्र है। मूलतः भाग 2 में संविधान प्रारंभ होने समय नागरिकता की बात की गई थी कि संविधान जब प्रारंभ हो रहा है 26 जनवरी 1950, उस समय भारत के नागरिक कौन कौन होंगे, आगे भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है, इन सब के लिए संसद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह विधि बनाकर इन सब बातों का उपबंध करे। तो इसी अधिकार के तहत संसद ने अनुच्छेद 11 के तहत जो अधिकार संसद को दिए गए, उस अधिकार के तहत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया। तो अनुच्छेद 11 के तहत जो अधिकार प्राप्त थे, इन अधिकारों के तहत संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। जैसे 1985 में एक संशोधन हुआ, 1987 में एक संशोधन हुआ, 1992 में एक संशोधन हुआ, 2003 में एक संशोधन हुआ, 2019 में एक संशोधन हुआ, 2015 में एक संशोधन हुआ। तो समय समय पर इस पर संशोधन होते रहे, लेकिन जो मूल अधिनियम है वो 1955 में बना, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग देखें। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं कि 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता प्राप्ति के जो साधन है, नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें 5 प्रकार बताए। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, जन्म द्वारा, वंश द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा प्राकृतिककरण और या देशीयकरण, पांचवा जो क्षेत्र समावेशन होगा, तो क्षेत्र समावेशन द्वारा। तो 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जन्म द्वारा, जन्म से, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण या देशीकरण द्वारा, और पांचवा क्षेत्रीय समावेशन द्वारा या क्षेत्र समावेशन द्वारा। नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से हो सकती है, तो नागरिकता समाप्ति के 3 साधन है। पहला कि स्वैच्छिक त्याग, नागरिक जो है स्वैच्छिक रूप से अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग देता है। दूसरा बर्खास्तगी, और तीसरा जो है नागरिकता को छीन लिया जाता है वंचन द्वारा, उसे वंचित कर दिया जाता है वंचन द्वारा। तो ये 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नागरिकता प्राप्ति के 5 साधन है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण या देशीकरण द्वारा, और क्षेत्रीय समावेशन या क्षेत्र समावेशन द्वारा। नागरिकता समाप्ति के 3 साधन है, स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी और वंचन द्वारा। नागरिकता से वंचित कर दे भारत सरकार। अब एक एक नागरिकता प्राप्ति के जो 5 प्रकार हैं, उन एक एक प्रकारों को हम लोग देखें कि जन्म से किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म द्वारा जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, उसमें कहा गया कि जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारतीय नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जनवरी 1987 तक, 1 जुलाई 1987 तक यह कहा गया था कि जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक होगा। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक क्या प्रावधान था, इस बीच में जिसका जन्म भारत में हुआ है वह भारतीय नागरिक होगा। लेकिन बाद में
1987 में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत कहा गया कि अब सिर्फ उस व्यक्ति के जन्म से ही नागरिकता नहीं प्राप्त होगी, बल्कि ये कहा गया कि उसके माता पिता में से, उसका जन्म तो भारत में हुआ ही हो, साथ में उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो 1 जुलाई 1987 से लेकर और 2004 दिसंबर 2004 तक जो प्रावधान है, उसमें कहा गया कि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, साथ ही उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, तभी वह भारत का नागरिक हो सकता है। जन्म उसका भारत में हुआ हो, पहले 1987 के पहले क्या स्थिति थी कि जन्म ही पर्याप्त है, जन्म भारत में हुआ है तो भारत का नागरिक है। 1 जुलाई 1987 के बाद जब 87 में संशोधन हुआ तो उसमें ये जोड़ा गया कि सिर्फ जन्म पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि जन्म तो हो ही, साथ में उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, तभी भारतीय नागरिकता उसे प्राप्त होगी। 2003 में एक संशोधन किया गया, जिसे दिसंबर 2004 से लागू किया गया। उसमें कहा गया कि जन्म हो, माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, लेकिन इसमें से कोई अवैध प्रवासी न हो। इसमें से 2004 में इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई कि माता पिता में से कोई अवैध प्रवासी ना हो। बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही थी उसको ध्यान में रखकर यह शर्त 2004 में जोड़ दी गई कि माता पिता में से कोई अवैध प्रवासी ना हो। तो अब स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है और उसके माता पिता में से कोई अवैध प्रवासी नहीं है, तब वह भारत का नागरिक जन्म के आधार पर माना जाएगा। ठीक। दूसरा, वंश द्वारा जो नागरिकता प्राप्ति का प्रावधान किया गया कि वंश के आधार पर किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वंश द्वारा नागरिकता के संदर्भ में ये तो अभी तो हो रहा था कि भारत में जिसका जन्म हुआ, और वंश द्वारा में क्या मतलब है कि इसका भारत से बाहर किसी दूसरे देश में जन्म हुआ हो। जन्म से जो नागरिकता प्राप्त है वह तो जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ हो। वंश से जो नागरिकता प्राप्त होगी वह जिनका जन्म भारत में न हुआ हो, भारत से बाहर किसी देश में हुआ हो। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक, 92 में जब संशोधन हुआ, तो संशोधन के पहले तक जो प्रावधान था उसमें कहा गया कि भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति वंश से नागरिक होगा यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक जो प्रावधान था उसमें कहा गया कि भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति तभी भारतीय नागरिक होगा जब उसका पिता भारतीय नागरिक हो। अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हो रहा है, उसका पिता भारतीय नागरिक है, तो वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता उसे प्राप्त होगी। यह स्थिति 1992 तक थी, लेकिन यहाँ जेंडर भेद हो रहा था, पिता के आधार पर नागरिकता दी जा रही थी, माता की उपेक्षा हो रही थी। तो 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया कि माता या पिता में से कोई अगर भारतीय नागरिक है तो उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो माता पिता में से कोई 1992 में जो संशोधन हुआ उसमें कहा गया कि माता, पहले केवल पिता था, अब कहा गया माता पिता में से कोई
भारतीय नागरिक हो। अब सिर्फ पिता की जो बाध्यता थी वो समाप्त हो गई। माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। 2004 में जन्म से जो नागरिकता मिली थी उसमें तो संशोधन किया ही गया था कि कोई अवैध प्रवासी ना हो। वंश द्वारा नागरिकता के संदर्भ में भी उसमें संशोधन किया गया और ये कहा गया कि जिसका जन्म बाहर हो रहा है, भारत से बाहर हो रहा है, उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है, साथ में उसे क्या करना होगा कि भारतीय दूतावास में, वहां के भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण, जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसका पंजीकरण कराना होगा और इस बात का एफिडेविट देना होगा कि इस बच्चे के पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। यानी 2004 में इसमें संशोधन करके कहा गया कि जन्म के 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण कराना होगा और इस बात की शपथ देनी होगी कि उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, ठीक। तो ये शपथ देनी होगी। तो अब स्थिति क्या है वंश द्वारा कि किसी का जन्म भारत के बाहर हुआ है किसी दूसरे देश में, तो वहां उसका जन्म हुआ है, साथ में उसके माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक है, माता हो या पिता हो, पहले केवल पिता था, माता पिता दोनों हो गए 1992 से, तो माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक हो, साथ में उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही वहां के भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण कराना होगा और इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उसके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, तब वह वंश के आधार पर भारतीय नागरिक बन जाएगा, ठीक। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पासपोर्ट है किसी दूसरे देश का, किसी दूसरे देश की नागरिकता है, तो वह वयस्क होने के 6 माह के अंदर यदि उस देश की नागरिकता त्याग देता है तब वह भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है, ठीक। वंश द्वारा नागरिकता हो गई। अब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता, तो पंजीकरण के माध्यम से जो नागरिकता है वह भारतीय मूल के लोगों के लिए है। पंजीकरण द्वारा यहाँ तो जन्म से और वंश से हम लोगों ने देखा कि माता पिता में से कोई भारतीय नागरिक था तभी उसे नागरिकता मिल रही थी। अब पंजीकरण में ऐसा भी कोई हो सकता है जिसके माता पिता भारतीय नागरिक ना हो लेकिन वो भारतीय मूल का हो, तो भारतीय मूल के लोगों के लिए या भारतीय जो नागरिक हैं उनसे अगर किसी ने विवाह किया है तो उसकी नागरिकता के संदर्भ में पंजीकरण की बात की गई है कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो कि 7 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो तब उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार को वह आवेदन करके यानी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा इसके लिए उसे आवेदन करना होगा केंद्र सरकार के पास। शर्त क्या है, किन लोगों को पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी, तो भारतीय मूल का व्यक्ति। अब भारतीय मूल का व्यक्ति कौन माना जाएगा? भारतीय मूल का व्यक्ति वह माना जाएगा जिसके माता पिता का जन्म अविभाज्य भारत में हुआ हो, उसे भारतीय मूल का माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वो आवेदन करने के 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहे हों। भारतीय मूल का व्यक्ति जो आवेदन करने, नागरिकता के लिए आवेदन करने के 7 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो, तो उसे ये नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, भारतीय नागरिक से
भारतीय नागरिक से विवाह करने वाले लोग, अगर किसी ने भारतीय नागरिक से विवाह किया है और साथ में भारतीय नागरिक से विवाह किया और आवेदन के उसके साथ भी 7 वर्ष की शर्त है, और आवेदन के पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो, ठीक, तो उसे भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, उन्हें भी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। अब जिसके वह पूर्ण क्षमता का वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक है, वह कहीं और का नागरिक है लेकिन उसके माता पिता अगर भारतीय नागरिक हैं तो वह भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पूर्ण क्षमता का व्यक्ति जिसके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं, वह इस प्रकार से पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। या पूर्ण क्षमता का व्यक्ति जिसके माता या पिता या वह पूर्व में भारतीय नागरिक रहे हों। एक तो है कि पूर्ण क्षमता का व्यक्ति जिसके माता या पिता वर्तमान में भारतीय नागरिक है, वह नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता उसके पास है तो भी वह भारतीय नागरिकता को चाहे तो प्राप्त कर सकता है। एक यह है कि पूर्ण क्षमता का व्यक्ति वह स्वयं या उसके माता पिता में से कोई पूर्व में भारतीय नागरिक रहा हो तो वह भी पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। साथ में जिन्हें विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड मिला हुआ है, OCI कार्ड जिन्हें मिला हुआ है 5 वर्ष के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का जो कार्ड जिन्हें 5 वर्ष का मिला हुआ है, वो लोग भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक शर्त है कि आवेदन के 12 माह पूर्व से उन्हें भारत में रहना होगा। तो OCI कार्ड धारक जो हैं वो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि उन्हें 5 वर्ष का कार्ड हो, कम से कम 5 वर्ष का कार्ड हो, और आवेदन के 12 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। ये तो OCI कार्ड वालों के लिए है। और ये जो है जो PIO कार्ड है उनके लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के जो लोग हैं उन्हें 7 वर्ष रहना होगा। OCI कार्ड धारक जो है उन्हें 5 वर्ष का कार्ड मिला हो, साथ में आवेदन करने के 12 माह पूर्व से वो भारत में रह रहे हो, तो उन्हें भारतीय नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि OCI लोगों को किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, तो उन्हें पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। PIO कार्ड धारकों को अब तो दोनों कार्ड धारकों को एक साथ मिला दिया गया है, तो PIO कार्ड धारकों को किस प्रकार से, उन्हें भी पंजीकरण के माध्यम से ही भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अब अगला जो है कि देशीयकरण या प्राकृतिकरण। अब जो लोग या भारतीय मूल के नहीं हैं या किसी भारतीय नागरिक से विवाह नहीं कर रहे हैं, वो यदि चाहते हैं कि हम भारतीय नागरिक बन जाएं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? तो उनके लिए प्रावधान यह है कि भारत सरकार के समक्ष उन्हें भी आवेदन करना होगा। उनके साथ शर्त यह है कि आवेदन करने के 12 माह पूर्व से वो लोग प्राकृतिककरण या देशीयकरण के माध्यम से जो नागरिकता मिलेगी, उसमें यह है कि आवेदन करने के 12 माह पूर्व से तो भारत में रह ही रहे हो, साथ में आवेदन करने के 14 वर्ष पूर्व में वह कम से कम 11 वर्ष भारत में रहे हो। यानी आवेदन करने के 14 वर्ष पूर्व के
14 वर्ष पूर्व में 11 वर्ष भारत में निवास किया हूँ 14 वर्ष में से 11 वर्ष निवास किया हूँ। आवेदन करने के 12 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो। ये दोनों शर्तें इनके साथ लागू होंगी। एक तो आवेदन करने के 12 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो और आवेदन करने के 14 वर्ष पीछे के 11 वर्षों भारत में रहे हो, यानी कम से कम 11 वर्षों भारत में रहे हो, तो उन्हें देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। अब भारत में जो रहे हो सकता है कि भारत सरकार की सेवा में रहे हो या ऐसे भी रहे हो, तो दोनों अवधियां ये जोड़ी जाएंगी। सेवा में जितने दिन रहे हो, जितने दिन ऐसे रहे हो, वो दोनों अगर मिला के 11 वर्ष हो जाता है तो उन्हें देशीकरण या प्रकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं कि उन्हें 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक या अनेक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें जो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले रहे हैं और जो इस माध्यम से नागरिकता ले रहे हैं, दोनों लोगों को निष्ठा की शपथ लेनी होगी। भारत के साथ निष्ठा की शपथ लेनी होगी। इसमें यह भी कहा गया कि उन देश के लोगों को देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती जहां देशीकरण के माध्यम से भारतीयों को नागरिकता नहीं मिलती है। तो उन्हीं देशों के लोगों को, उन्हीं देशों के नागरिकों को देशीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता मिल सकती है जहां भारतीयों को भी देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलती हो। जहां भारतीयों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता नहीं मिलती है, वहां के लोगों को इस माध्यम से भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। उन्हें 8वीं अनुसूची। तो इसमें अन्य शर्तें क्या हैं? अन्य शर्तों में यह है कि जिन देशों में भारतीयों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिलती हो वही उन्हीं को ये नागरिकता मिल सकती है। 8वीं अनुसूची की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। भारत में रहने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक। तो ये सारे शर्तें भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। अब इतनी सारी शर्तें हैं, इन शर्तों को भारत सरकार किसी के संदर्भ में चाहे तो कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है। जैसे कुछ जो विशिष्ट सेवा करने वाले लोग हैं, वो मानव सेवा के संदर्भ में हो, कला के संदर्भ में हो, विज्ञान के संदर्भ में हो, साहित्य के संदर्भ में हो, तो ऐसे कोई जो महान लोग हैं जो भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार इन शर्तों को कम कर सकती है। ठीक। अब क्षेत्र समावेशन के माध्यम से जो नागरिकता मिलेगी, 5वां प्रकार है क्षेत्र समावेशन। अगर किसी क्षेत्र को भारत ने अधिग्रहित कर लिया, अर्जित भूभाग जिसे कहा गया है, तो अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत ने अर्जित किया है तो वहां जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए भारत सरकार एक आदेश जारी करती है कि वहाँ जो लोग हैं उन्हें हम अपना नागरिक मानते हैं। जैसे पांडिचेरी के संदर्भ में पांडिचेरी नागरिकता आदेश 1962 जारी किया गया और उसके द्वारा वहाँ के सभी लोगों को भारतीय नागरिक मान लिया गया। तो अगर अर्जित भूभाग जो है, वहाँ के लोगों, अर्जित भूभाग के लोगों को भारत सरकार आदेश जारी करके भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है, भारतीय नागरिक घोषित करेगी। ठीक।
तो ये तो नागरिकता कैसे प्राप्त हो सकती है, नागरिकता प्राप्ति के जो 5 प्रकार हैं वो हो गए। अब नागरिकता समाप्त कैसे होगी, तो नागरिकता समाप्ति के जो 3 प्रकार जो हैं, जिसमें एक स्वैच्छिक त्याग है। स्वैच्छिक त्याग है, कोई व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग देता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा बर्खास्तगी। बर्खास्तगी की नौबत कब आएगी, जब कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है, किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है, तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तब। ठीक। तीसरा, वंचन द्वारा। भारत सरकार किसी को नागरिकता से वंचित कर सकती है। अब वो कौन से कंडीशंस हैं जिसमें भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक को वंचित कर सकती है? तो एक तो संविधान का अनादर कर रहा हो, दूसरा शत्रु देश के साथ युद्ध वगैरह जब चल रहे हो तो शत्रु देश के साथ वह जाकर अवैधानिक रूप से उसे संबंध स्थापित किया हो, या फर्जी तरीके से उसने नागरिकता प्राप्त की हो, जैसे पंजीकरण के माध्यम से या देशीकरण के माध्यम से जो नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान है उसमें फर्जीवाड़ा किया हो। साथ में ये जो नागरिकता इन्हें जो पंजीकरण देशीकरण के माध्यम से मिली है, तो उस नागरिकता मिलने के 5 वर्ष के अंदर अगर उसे किसी दूसरे देश में कम से कम 2 वर्ष की सजा हो गई हो, तो ऐसे में भारत सरकार उसे नागरिकता से वंचित कर सकती है। ऐसे में उसे भारत सरकार नागरिकता से वंचित कर सकती है। ठीक। तो ये वंचन द्वारा 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक जो जन्म के आधार पर नागरिकता जो मिल रही थी, उसमें एक बात छुट्टी है कि जो विदेशी दूतावास है, उन दूतावासों के जो बच्चे हैं वो अगर भारत में उन दूतावासों के जो लोग हैं उनके बच्चे अगर भारत में जन्म लेते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। साथ में दुश्मन देश का कोई बच्चा यहाँ जन्म लेता है तो उसे भी भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। तो नागरिकता से संबंधित जो 1955 के अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे उनकी बात थी। 1985 में असम से एक समझौता हुआ और उस आधार पर 1985 में एक संशोधन इसमें किया गया था। असम में बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही थी, तो वहाँ के लोगों ने इसको लेकर आंदोलन किया। तब 1985 में एक समझौता हुआ जिसमें ये कहा गया कि 1966 तक जो लोग असम में आ गए हैं उन्हें वहाँ का नागरिक मान लिया जाएगा। 1966 से 1971 के बीच जो भारतीय मूल के लोग आए हैं उन्हें नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन 1971 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। इसके बाद दोहरी नागरिकता की जो बात है, PIO OCI की जो बातें हैं, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे।